बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आज हम लोगों ने डिस्कस करना है ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व। अब क्या होता रहता है बेटा, हमारे पास हमारे कुछ जनरल रिजर्व मौजूद होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व मौजूद होते हैं, रिटेन अर्निंग्स मौजूद हैं, मतलब अनअपोर्शन्ड प्रॉफिट्स जिन्हें क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स भी कहा गया था। और उसके बाद एक हमारे पास रिजर्व होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस के नेम से। हर साल हम लोगों ने ना इनके दरमियान ट्रांसफर करते रहना है। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस इंक्रीज होगा अगर एसिड रीवैल्यू हो गया है। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस इंक्रीज होगा अगर एसिड रीवैल्यू हो गया है, तो कम हो जाता है। इंक्रीज उस टाइम पे होगा जब एसिड रिवैल्यूएशन गेन हो जाए। ओके, रिवैल्यूएशन लॉस होता है और पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है तो आप कम कर दोगे। वो आप लोगों ने बिल्कुल IAS 16 को ही फॉलो करना है जैसे उसने हमें कहा था। उसके अलावा हम लोगों ने रिवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट ट्रांसफर करनी होती है रिटेन अर्निंग में एनुअल बेसिस के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। वो जितनी अमाउंट हम लोगों ने ट्रांसफर करनी होगी, ये पहला ट्रांसफर है कि आप लोगों ने रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर देना है और रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट कर देना है। ये पहला हमारे पास आ जाता है ट्रांसफर। फिर अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, ये तो आप लोगों ने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट ट्रांसफर करना होता है कि जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी हम उतना ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एसेट जो ऑलरेडी रीवैल्यू हो चुका है और इस साल हमने उसको डिस्पोज कर दिया, तब वो अपना सारे का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करके जाएगा। तो आपको एक और ट्रांसफर करना पड़ता है डिस्पोजल ऑफ एसेट की सिचुएशन में। रिवैल्यूएशन सरप्लस उसका खत्म कर दो और सारे का सारा ट्रांसफर कर दो रिटेन अर्निंग्स को। उसके अलावा हमारे पास जितने भी प्रॉफिट फॉर द ईयर आता रहता है रिटेन अर्निंग का पार्ट बन जाता है। अब उसमें से अगर हमने कुछ ना कुछ अपने रिजर्व्स में लेकर जाना है तो रिटेन अर्निंग के अकाउंट को आप लोगों ने डेबिट कर देना है और जिस रिजर्व के अकाउंट में आप लेकर जा रहे हैं उसको आपने क्रेडिट कर देना है। जर्नल रिजर्व अकाउंट वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजर्व के दरमियान जो ट्रांसफर होते रहते हैं वो ये तीन है। एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट्स, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। फिर डिस्पोजल ऑफ रिवैल्यूड एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स एंड ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स टू जर्नल रिजर्व हम लोगों ने लेके चले जाने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट देखें, ये एक एग्जांपल आई। फर्स्ट एग्जांपल देखें हमारे पास रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व, जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्पोजल और गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और नॉट रिक्वायर्ड। मतलब रिवैल्यूएशन गेन लॉस की एंट्री नहीं बतानी, सिर्फ हमारे पास रिजर्व में ट्रांसफर कितना करना है हम लोगों ने इसकी एंट्री बतानी है। अब अगर इसके फर्स्ट पॉइंट को देखें, कहते हैं ML डिस्पोज्ड ऑफ अ लैंड ऑन 3rd January 2023. The land had a carrying amount of rupees 85 million using revaluation model and was purchased at a cost of rupees few years ago. अब देखें हम लोगों ने ना सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री बतानी है इधर, तो उसके लिए लैंड डेप्रिशिएट तो होती नहीं है, तो लैंड की कॉस्ट ओरिजिनल कितनी थी हमारे पास 36, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 85, तो कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस इसके ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ होगा 49। तो 49 सारे का सारा ट्रांसफर कर दो। कब 3rd January 2023 को ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड, और हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग 49। ऑलराइट, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखें, ML revalued its motor vehicle on 1st January and revaluation surplus of rupees 50 million was recognized at this date. The motor vehicle had, अब 1st January 2023 को उसने अपने पास एसिड को डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, 50 मिलियन रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास मौजूद है। फिर क्या हुआ, उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमारे पास 5 इयर्स है। ऑन दिस डेट मतलब जिस दिन रिवैल्यू किया
and are being depreciated using straight line method. So incremental depreciation, revaluation surplus divided by remaining useful life, 50 divided by 5, amount 10. तो इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। तो कितनी अमाउंट से? 10 से। ये सेकंड के लिए था हमारे पास। थर्ड में देखें, थर्ड की स्टेटमेंट को पढ़ें। ML has determined its profit for the year ending 31st December 2023 rupees 75 million. बेटा प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो चुका है। क्या मुझे बताओगे सी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग क्रेडिट, प्रॉफिट रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हुआ है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट नेचर है, तो रिटेन अर्निंग की क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लिखा जाता है फॉर द ईयर। ओके, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, डेबिट कौन होगा? प्रॉफिट और लॉस होगा। ओके, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की जो एंट्री होती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट एंड रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। अच्छा, ये पहुंच गए हैं प्रॉफिट हमारे पास। फिर क्या कहते हैं? All the necessary adjustment, the board of the director have approved a transfer of 20% of the profit to, तो 75% का 20% हमारे पास 15 मिलियन, तो 15 मिलियन ट्रांसफर कर दो। तो इसके लिए हमारे पास जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? रिटेन अर्निंग्स डेबिट एंड जनरल रिजर्व क्रेडिट। ऑलराइट, आई होप कि आपको ट्रांसफर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरफ। ये अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है? तो कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट शामिल है। आप लोगों ने 5 स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई हैं इससे पहले। उसमें देखें, सबसे पहले नंबर पे है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्या ये बात क्लियर? नेक्स्ट क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। अब यहाँ पर अगर गौर से देखो ना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ये अलग चीज होती है, इसने हमें नेट प्रॉफिट तक पहुंचा देना है। उसके बाद इसके नीचे हम लोग बनाते रहते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर हमारे पास आ जाता है। वो सारी चीजें हम इधर लिख देते हैं और यहाँ से इक्विटी का पार्ट बन जाती है। राइट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसके ऊपर हमारा ये सारा चैप्टर फोकस कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द पीरियड, ये 7 है हमारे पास, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसके बाद आ जाता है नोट्स कंप्राइजिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। फिर आ जाता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, तो हम जो भी स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, आपको मालूम है उसके बिल्कुल साथ में उसका कंपैरेटिव बना रहे होते हैं। देखिए, इंट्रो टू अकाउंटिंग में हम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन जब आप लोग इवन के आप कंपनी के सीईओ सीएफओ बन के बैठे हो इंशाल्लाह, तब भी जब आप लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो हमेशा कंपैरिजन के लिए ऐसा नहीं होता कि मैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना 23 की और मैंने कंपेयर करना है तो मैं अपने जूनियर से कहूँ यार 22 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली फाइल उठा के ले आए। नहीं, 23 के बिल्कुल सामने वाला कॉलम 22 का होगा। जब 22 की बना रहे होंगे ना, उसके बिल्कुल साथ उसका कंपैरेटिव 21 होगा, कि बिल्कुल साथ वाले ईयर्स का कंपैरिजन आप उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर सको, आपको प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाने की जरूरत ना पड़े, तो कंपैरेटिव्स जरूर बनाए जाते हैं। क्लियर है ये बात? फिर हमारे पास आ जाती हैं a statement of financial position as at the beginning of the preceding period, beginning of the preceding period, when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective statements covered in later chapter on IAS 8 पढ़ चुके। अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या कोई भी स्टेटमेंट अगर हम लोगों ने बनानी हो, अगर हमारे पास पॉलिसीज में चेंज आ जाए तो पॉलिसीज में चेंज का जो इफेक्ट होता रहता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है।
तो उसके लिए हमें कहा गया था कि जिस ऐसे चेंज को बिल्कुल ऐसे कंसीडर करना फ्रॉम द स्टार्ट, जैसे स्टार्ट से ही आप इसी की पॉलिसी के मुताबिक वर्किंग करते आ रहे थे। तो उसके लिए सपोज कि ये पॉलिसी में चेंज 5 साल पीछे हमें लेकर जाए, तो कहते हैं 5 साल पीछे ना जाओ, आप अपने प्रोसीडिंग पीरियड मतलब जो कंपैरेटिव ईयर्स है उसकी ओपनिंग फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको जाके ठीक कर लो। तो वो मुझे रीस्टेट करनी पड़ेगी, अपने कंपैरेटिव ईयर्स की ओपनिंग बैलेंसेस को ठीक करना। और हमारे पास किस तरह से ठीक होंगे, जब हम उसकी बैलेंस शीट को ठीक करें। बेसिकली ओपनिंग बैलेंसेस सारे बैलेंस शीट से ही आया करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते। सारे बैलेंसेस जो भी ओपनिंग हमारे पास आते हैं सारे बैलेंस शीट से आते हैं, तो बैलेंस शीट को ही ठीक कर। ऑल राइट, तो ये आईए सेट में आप ये काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, you have prepared the statement of financial position statement comprehensive income in your earlier studies. This chapter focus on the preparation of the statement of changes in equity. अब आप लोग इसके सिर्फ पर्पसेस को देखें, पर्पसेस एंड इंपॉर्टेंट। तो एक मरतबा आप लोगों ने इस थ्योरी को जरूर पढ़ना है, इवन के बहुत सिंपल सी है, लेकिन एक मरतबा आपकी नजरों से जरूर गुजर जाए कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ था। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पर्पस क्या होता रहता है हमारे पास, कहते हैं equity actually tells the users about the status of owners equity। क्या भाई ये मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, लोग देख रहे हैं कि यार बड़े कमाल का बिजनेस किया हुआ है, बेहतरीन बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं अब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मुझसे पूछा गया कि भाई तुम्हारा अपना पैसा कितना है। वैसे कहाँ से पता चलेगा कि मेरा पैसा कितना है, मेरी इक्विटी से पता चला इक्विटी 0 है। क्या मतलब कि भाई मैंने इस सारे बिजनेस में बाहर से पैसा लिया हुआ है उधार के तौर पर, और सारी नॉन करंट लायबिलिटीज है, मेरा अपना पैसा है ही नहीं, राइट। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको बताती है कि बेसिकली ओनर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है इस बिजनेस के ऊपर, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, लोन कितना लिया हुआ है उसने। अब देखें at the beginning of the financial period how it has changed during the year and the status of equity at the end of the period। basically एक reconciliation होती रहती है statement of changes in equity between opening and closing equity balances। कि हमारे पास ओपनिंग हमारी इक्विटी क्या थी, हमारे पास क्लोजिंग इक्विटी क्या है, इसमें जो ड्यूरिंग द ईयर चेंज आया है वो किस वजह से आया है। इस सारी चीजों को रिकॉन्साइल करने का नाम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। ऑल राइट, नेक्स्ट, thus the statement of changes in equity helps the user of financial statement to identify the factors that causes a change in the owner's equity over the accounting period। अब ओपनिंग क्लोजिंग में जितना भी चेंज आया हमारे पास इक्विटी के तमाम तर हेड्स के अंदर, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोगों ने राइट इशू कितना किया, बोनस इशू कितना किया, डिविडेंड कितना पे किया, कितना फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास आया, कितना हम लोगों ने रिजर्व में ट्रांसफर किया, कितना रिजर्व से ट्रांसफर हुआ। ये सारी बातें हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बता रहे हैं। ऑल राइट, क्लियर। नेक्स्ट, therefore through the statement of changes in equity users especially shareholders can get great insight about the effect of the business operation and related factors on the wealth of owners invested in the business। अब देखिए आप लोगों ने ना स्टार्ट में कुछ डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट की हुई होती है, और जैसे ही प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आते हैं आपको पता है हमारी इक्विटी का पार्ट बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो लोग इस चीज को जज कर सकते हैं कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी और अब कितनी हो चुकी है। तो जितना इसमें इंक्रीज आया होगा वो बेसिकली मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो, कि मेरे बिजनेस की ग्रोथ की वजह से मेरी इक्विटी में इतना इंक्रीज आ चुका है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आइटम आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम लोग मैक्सिमम ये वाली चीजें हैं जो शो कर रहे होते हैं, जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और हमारे पास रिजर्व्स। अब यहाँ पर देखो उसने आपको बता दिया
कि भाई आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर लेकर आनी है। तो इसमें जो चेंजेस आ सकती हैं वो या तो राइट इशू ऑफ द शेयर्स की वजह से, आपने किसी किस्म का राइट इशू किया, फिर आपने किसी किस्म के कोई बोनस शेयर इशू कर दिए हैं, वो इंटरम भी हो सकते हैं और वो फाइनल भी हो सकते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर, इंटरम एंड फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो सकते हैं आपके पास। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इससे मुराद आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ सकता है, और रिजर्व्स के दरमियान कोई ट्रांसफर। मतलब मैक्सिमम ये 6 एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आपको आपके बैलेंस शीट बता देगा और फिर ये 6 एडजस्टमेंट्स के दरमियान खेल रहा होगा कि इतना ट्रांसफर कर दो, इतने बोनस इशू कर दो, इतने शेयर इशू कर दो, इतने राइट इशू कर दो, इतने न्यू शेयर हम लोगों ने इशू कर दिए, इस प्राइस पर कर दिया है, तो शेयर प्रीमियम हमारे पास इतना है। ये सारी चीजें आपको बताता रहेगा और आपने उनको एडजस्ट करते जाना है। अब नेक्स्ट देखें, इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंट है। अब हम लोगों ने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाके प्रेजेंट करनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कहते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, ये आप लोगों ने बतानी है। फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, इफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट रिकॉग्नाइज्ड कवर्ड लेटर इन द IC 8 में हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे पास अगर इक्विटी के ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद थे और किसी किस्म का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता था जिसकी वजह से हमारी इक्विटी, खास तौर पर हमारी रिटेन अर्निंग के बैलेंसेस चेंज हो रहे होते थे, तो सबसे पहले उनको रिस्टेट किया जाता था। उसके बाद उन बैलेंसेस को हम लोग दोबारा से आइडेंटिफाई करते थे कि हमारे बैलेंसेस कितने हैं। यहाँ पर उसकी बात की गई है कि आपने अपने ओपनिंग बैलेंसेस को सबसे पहले जाके ठीक करना है। फिर क्या आता है, फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी a reconciliation between the carrying amount at the beginning and at the end of the period separately as a minimum, disclosing changes resulting from profit or loss, other comprehensive income, transactions with owners in their capacity as owner, showing separately contribution by and distribution to owners। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन बिटवीन ऑनर्स वगैरह होती रहती हैं आपने, उसके बाद मतलब जैसे डिविडेंड दिया जाता है तो डिविडेंड को अलग से हम लोग बता रहे होते हैं, ये होती है। या किसी किस्म का कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑनर्स के दरमियान, और क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, राइट इशू कर सकते हैं, बोनस इशू कर सकते हैं। तो ये सारी बातें सेपरेटली आइडेंटिफाई हो रही होती हैं हमारे पास। Next information to be presented either in the statement or in the notes। अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं तो या तो आप स्टेटमेंट में बता दें या नोट्स में जाकर बता दें। और ऊपर आप लोग देखें तो कहते हैं इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड, मतलब कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बतानी है। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहता है an entity shall present either in the statement of changes in equity or in the notes and analysis of other comprehensive income by item। क्या अगर आपकी किसी किस्म के कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो उसको आप टोटल एनालिसिस करके बताएं कि इसमें कौन कौन सी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शामिल है। और फिर the amount of dividend recognized as distribution to owners during the period and the related amount of dividends per share। तो डिविडेंड वगैरह पर शेयर के हिसाब से आप लोग कितना पे कर रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे की, उसके बारे में आप अलग अलग से बता। हम लोग मोस्टली जाकर उधर ही बता रहे होते हैं कि भाई ये फाइनल डिविडेंड है, ये इंटरिम डिविडेंड है, ये कैश डिविडेंड है, ये बोनस डिविडेंड है। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ही उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। हम सारे का सारा डिविडेंड एज इट इज नहीं लिख देते। ऑलराइट, तो हमें अलग से नोट्स में बताने की जरूरत नहीं है, कोई इशू। अब आ जाए इसकी जरा स्पेसिमेन फॉर्मेट के ऊपर। सबसे पहले कंपनी नेम लिखना है, फिर आपने स्टेटमेंट का नेम लिखना है, कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं आपने वो लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो जो रिटेन अर्निंग्स का पार्ट हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपने वो चीजें लिखनी है। जो चीज नहीं है उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, मैक्सिमम क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, आपने सबसे पहले लिखना होता है अपना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपने वो लिखना होता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब अगर नहीं है किसी कंपनी के पास तो आपको यहां पे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, फिर आप ना लिखो अगर नहीं है आपके क्वेश्चन में। फिर शेयर प्रीमियम लिखो अगर है तो, या ड्यूरिंग देयर अगर आपको कोई इंडिकेशन मिली क्वेश्चन पढ़कर कि शेयर प्रीमियम इंट्रोड्यूस हो रहा है
आप लिख दो उसको शेयर प्रीमियम को, चाहे ओपनिंग ना हो लेकिन बाद में आ जाएगा। फिर आप लोगों ने चले जाना है अपने रिटेन अर्निंग्स, जर्नल रिजर्व एंड एट द एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। इन तीनों के सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी पहले लिख दो, लेकिन ये कोशिश करो कि सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिर शेयर प्रीमियम। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है हम लोगों ने? बेटा अगर हम लोगों ने बनाना है ना इसको फॉर द ईयर 2023, अगर हम लोगों ने इस साल के लिए बनाना है तो भाई यहाँ पे लाजमी है 22 की बना कर दो, कंपैरेटिव ईयर्स बना कर दो। क्वेश्चन में जरूरी नहीं वो आपसे कहे, क्वेश्चन साइलेंट इट मींस दैट कंपैरेटिव बनाना है। ये बात हमें ये मत कहना कि सर उसने नहीं कहा था। हाँ, अगर वो कंपैरेटिव बनाने से मना कर दे फिर ना बनाओ, फिर सिर्फ 23 को जाकर लिख दो। अब अगर उसने आपसे क्या किया कि भाई 30 जून 2023, इट मींस दैट आपके क्वेश्चन का जो स्टार्ट होना है वो 1 जुलाई 2021 से होना है कंपैरेटिव्स के साथ। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? 1 जुलाई 2021 या 30 जून 2021 एक ही बात है। जो 30 जून 2021 के बैलेंसेस होंगे वो 1 जुलाई ओपनिंग बैलेंस आपने वो देने, तो आपने सबसे पहले ऐसे ही लिखना है, बैलेंस एज एट 1 जुलाई 2021 या 30 जून 2021। ये आप लोगों ने लिखी। ये बैलेंसेस मोस्टली आपको गिवन होते हैं, तो आपने वो सारे बैलेंसेस अपने पास लिख लेने। इसने एक किस्म के ना अपनी तरफ से एक्सपोज्ड वैल्यूज ली हुई है, मतलब ये कोई सी क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है, या उसकी तरफ से एक्सपोज्ड वैल्यूज हैं कि आपने ये वैल्यूज एज इट इज लिख देनी। फिर आपने देखना है कि भाई ये कौन सा ईयर है जिसका स्टार्ट मैंने 1 जुलाई 2021 से किया, ये ईयर कौन सा बन रहा है, काउंटिंग ईयर 2022 बन रहा है। तो आपने देखना है कि इस पूरे साल में क्या कुछ हुआ। आप लोगों ने ना सीक्वेंस के साथ चलना है। देखिए बेटा, प्रॉफिट क्या साल के स्टार्ट में आ सकता है? बिल्कुल साल के स्टार्ट में उस साल का प्रॉफिट पता चल सकता है। ओपनिंग में ना लिख देना, चाहे आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट की क्यों, बिल्कुल स्टार्ट में ना लिख देना। क्यों बेटा? साल एंड होगा तो प्रॉफिट आएगा ना, तो क्लोजिंग से पहले प्रॉफिट्स लिखना। प्रॉफिट्स में से कुछ ट्रांसफर करना है तो क्या पहले ट्रांसफर करूं या पहले प्रॉफिट्स लिखूं? तो पहले प्रॉफिट्स लिखना फिर ट्रांसफर करना। ऑलराइट, तो इसके लिए सीक्वेंस क्या होता है कि आपने जो सबसे पहली एडजस्टमेंट करनी होती है ना क्वेश्चन में, वो प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड लिखो। प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड आके लिखा करो क्वेश्चन में अगर हो तो। ऑलराइट, मतलब 2021 का जो फाइनल डिविडेंड हो, चाहे वो कैश डिविडेंड हो चाहे वो बोनस डिविडेंड हो, सबसे पहले आपने आके वो लिखा। ऑलराइट, इसको अकाउंट पार करने के बाद फिर आप पूरे साल में देखो क्या कुछ हुआ, ड्यूरिंग द ईयर क्या कुछ हुआ। ड्यूरिंग द ईयर राइट इशू हो सकता है। ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी किस्म का कोई राइट इशू हो गया तो भाई पहले वो राइट इशू लिखो। फिर अगर किसी किस्म का कोई इंटरिम डिविडेंड दे दिया, चाहे वो कैश डिविडेंड है चाहे वो बोनस डिविडेंड है, आप लोगों ने इंटरिम डिविडेंड पहले लिखना है। जब ये एडजस्टमेंट कर लें फिर प्रॉफिट को लिखना फॉर द ईयर, और एट द एंड रिजर्व्स में अगर किसी किस्म का कोई ट्रांसफर है, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग से जर्नल रिजर्व्स है, आपके वो ट्रांसफर बाद में जाके और जाके क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेना है। फिर इस कंपैरेटिव का क्लोजिंग आपके करंट ईयर के ओपनिंग्स बन जाएंगे। फिर करंट ईयर के लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है कि आपके कंपैरेटिव्स का फाइनल डिविडेंड वो पहले लिखो। फिर आप लोगों ने अपने करंट ईयर में अगर किसी किस्म के कोई आप लोगों ने डिविडेंड राइट इशू बोनस इशू कुछ ऐसा किया वो जाके लिखें। फिर प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर लिखें। फिर करंट ईयर में अगर आपने किसी किस्म के कोई रिजर्व में ट्रांसफर किए है तो वो जाके लिखें और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। बेसिकली आपने दो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के देनी होती है, लेकिन दाएं बाएं नहीं बनानी। जैसे I16 में करते थे ना कि दाएं बाएं कर लेते थे, दो कॉलम्स होते थे 2022 2023। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर 2022 सबसे पहले बनाओ, उसको कंप्लीट करो, उसके बैलेंसेस 23 के लिए यूज करते हैं।
ऑलराइट, कोई इशू? कोई इशू? नेक्स्ट, अब देखें यहां तक हम लोग पहुंच गए, फिर उसने ये सारी चीजें हमें बता दी। अब कहते हैं द फॉलोइंग आइटम्स विल बी कवर्ड लेटर इन IS। अब हम लोग बेसिकली देख चुके हैं क्या चीज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग देखें तो IS 8 के अंदर हम लोग क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को ठीक करके आ नहीं रहे, उसकी बात उसने कर दी। और यहां पर देखें इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ प्रियोर पीरियड एरर्स ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट, ये भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग इस लेवल पे बैठे हुए हैं कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसमें कोई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आ जाए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आ जाए, किसी किस्म के एरर्स की करेक्शन आ जाए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा नहीं है? अब देखिए नेक्स्ट, ये आ गया हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन उठा के दिया है। रिक्वायरमेंट देखें, कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ऑफ SMS लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2019। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके डाटा पे डिपेंड कर रही होती हैं। भाई 2018 का मुझे डाटा ही नहीं दिया गया, क्या मैं बनाऊंगा उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? क्या मैं कंपैरेटिव बनाऊंगा? भाई मुझे जरूरत ही नहीं है फिर, सपोज अगर ऐसा हो तो। अच्छा, अब क्वेश्चन को पढ़ के इन चीजों का आइडिया होता रहता है। अब आप लोगों ने ना चीजों को सिर्फ अकाउंट फॉर करना सीखना है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो मुफ्त में आपको 10 नंबर देकर जाएगा। आपके FR 1 के अंदर 50% से ज्यादा सिलेबस ऐसा रखा हुआ है जो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस का वेट कर रहा है और आपका पेपर पास करवा। तो आपके अंदर सिर्फ वो कॉन्फिडेंस हो कि आप उन 50% मार्क्स को गेन कर सको। देखिए भाई, अगर आप लोग इन इजी स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस में से सपोज के उसने सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दिया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी एज सच नहीं होती, इसमें थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं। लाजमी बात है, कैप है, ICAP का पेपर है, इतने इश्यूज तो उसका हक बनता है कि वो दे, लेकिन इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो चले 100 नहीं 80% प्लस अपने मार्क्स देकर जाते हैं। तो आप खुद सोचें, अगर ये 10 नंबर का हो और उसमें से आपके 8 आ जाएं, आपको सिर्फ 42 मार्क्स मजीद चाहिए। 90 में से 42 मार्क्स, आपकी परसेंटेज 50% से डिक्रीज हो चुकी है। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल जाएं जो सपोज अपना 80% आपको दे के चले जाएं, तो भाई 30 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। आपने जो फाइट करनी होती है ना, वो रिमेनिंग 20 से 25 नंबर की करनी होती है। और जब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो वो अपना इतना जरूर देते हैं, 50% ना दें, लेकिन वो अपना आप 40-45% जरूर दे रहे होती हैं, आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ बात होती है कि आपने ना अपने सेंसेस को बहाल रखना है, परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। जो चीजें आती हैं वो अकाउंट फॉर करो, उनके मार्क्स हैं। पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए मतलब ऐसा नहीं है कि 0 मार्क्स हैं, आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि जो आपने लिखा है वो आपको उसके मार्क्स दें। ऑल राइट, क्लियर? पेपर पास हो सकता है, सिर्फ आप लोग अपनी तरफ से तमाम स्टैंडर्ड्स को अच्छे तरीके से देखो, अच्छे तरीके से रिवीजन करो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। देखिए 100% कोई भी नहीं कर रहा होता, आप पेपर के बाद आके लोगों से पूछ लेना, कोई एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा मैंने 100%, कोई एक भी नहीं। तो इस बात पे नहीं जाना आप लोगों ने कि शायद आपसे पेपर ना कंप्लीट हो तो क्या हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अपने आप को पास करना है। तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो इजीली कवर हो सकते हैं और हमें हमारे मार्क्स फुल दे सकते हैं, तो हमारा पेपर पास हो सकता है। आपने सिर्फ हिम्मत नहीं पानी, कॉन्फिडेंस रखना है। बहुत टाइम है आपके पास, क्या आपका सबसे आखिरी पेपर है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाके पेपर दो। ओके, तो अगर आज से भी टाइम देखें तो 1.5 माह बनता है इसके पेपर को, तो आप लोग इजीली इवन के पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। आज से भी पढ़ना शुरू करो ना, इजीली सिलेबस कवर हो सकता है और आप पास कर सकते हो।
ये नहीं कि आप 40s में, नहीं, आप सिर्फ समझदारी का मुजाहिरा करें, आप लोग फॉर्मेट्स को फॉलो करें, आप सिर्फ इतना करते जाएं, अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, आप लोग इजीली पेपर पास करें। ओके, अच्छा अब आए, कहते हैं टोटल इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कौन सा ईयर? 2019, क्योंकि उसके ऊपर बता दिया इक्विटी ऑफ एसएमएस लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2019। तो स्टार्ट में इक्विटी क्या है, शेयर कैपिटल बता दिया, जहां से पता चल गया भाई 10 रुपए का हमारा एक शेयर है ऑर्डिनरी, टोटल वैल्यू 3000 है। तो भाई मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए होंगे? 300 मिलियन नंबर ऑफ शेयर मैंने इशू किया। ऑलराइट, अच्छा फिर देखें हमारे पास शेयर प्रीमियम आ गया, रिटेन अर्निंग। बेटा ये वो चीजें हैं जो सिर्फ आवाज दे रही होती हैं, भाई फॉर्मेट पहले बना और हमें तो लिख, और कुछ भी नहीं कर। क्या आप लोगों ने फॉर्मेट बनाना है एसएमएस लिमिटेड, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, उसके फौरन बाद आ जाए रुपीज इन मिलियन, फौरन लिखें। उससे नेक्स्ट लाइन में जाके ये 3 चीजें लिखें। अच्छा, सीक्वेंस की भी बहुत ज्यादा परवाह नहीं करनी। क्या करना है कि तीनों चीजें इस तरह से ना लिखो कि आपके पास जो रिटेन अर्निंग्स हो आपके पेज के बिल्कुल राइट कॉलम पे गई हुई हो, ऐसा ना हो। इतना हो कि इन केस कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस हो भी जाती है, कोई शेयर प्रीमियम आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं जो हमारे पास स्टार्ट में नहीं थे, तो मैं एक नया कॉलम बनाने की सलाहियत रखता हूं उस पेज। इतनी जगह होनी, क्लियर? मतलब ये नहीं है कि आपने लिख दिया शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और पेज एंड हो गया, राइट हैंड साइड पेज के एंड हो गई है। यूं नहीं करना, आपने इतना गैप जरूर रखना है कि एटलीस्ट एक और चीज वहां पे लिखी जा सके। इन केस अगर आ जाए तो आप लोग ने जाके ये तीनों चीजें लिखी, तीनों का ओपनिंग जाके लिख दिया। कोई मुश्किल चीज है? बिलीव में आप 2 नंबर बना चुके हो, सिर्फ इतना कर आप में के एग्जाम्स में बेटा आपका एक एक नंबर। अब ये देख लो, पुराने क्वेश्चन पे बैठे रहो, 5 मिनट बाद कुछ भी ना हासिल करो, या अगर आपके पेपर को एंड होने में 5 मिनट रहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बना के ओपनिंग लिखो, एटलीस्ट 48 पे पेपर नहीं फेल होगा, पेपर पास हो चुका होगा, क्योंकि वो 2 नंबर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दे के चला गया। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका टाइम ले रहा है, आप उसकी कंप्लीशन की दौड़ में ना लगो। आपने जैसे ही देखा कि क्वेश्चन का टाइम पूरा हो चुका है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे उसके मार्क्स फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखें, आप मुझे एक बात खुद से बताएं कि एक स्टूडेंट है जिसने 2 घंटे लगाए, अभी 1 घंटा पढ़ा है पेपर में और पेपर लिख रहा है, और उसके बाद उसे पता चला कि यार अभी तो मेरे 4 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब सेक्शन 2 सारा पढ़ा हुआ है मेरा। एक ये क्वेश्चन, ये नेचर है स्टूडेंट की। और दूसरा स्टूडेंट है जो ये कह रहे हैं कि यार जो न्यू क्वेश्चन रहता है ना, वो सिर्फ एक रहता है जो मैंने शुरू करना है, हम बाकी क्वेश्चन को मैंने क्लोजिंग टच देना है। कॉन्फिडेंस किसके पास होगा? तो वही दूसरे वाला आपने वो पहले वाला स्टूडेंट नहीं बनना कि सेक्शन 1 के ऊपर आपने 2 घंटे लगा दिए और 1 घंटा सेक्शन 2 के लिए रखा, जिस पे 50% से ज्यादा मार्क्स थे, एटलीस्ट 50% थे। तो आप खुद देखें, 2 घंटे 50% मार्क्स के लिए लगाए और रिमेनिंग 1 घंटा 50% के लिए, आपके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती। फिर वो 1 घंटा आपकी स्पीड उन 2 घंटों की स्पीड से नहीं मैच कर रही होती, ना आपकी हैंड राइटिंग ना आपकी प्रेजेंटेशन। ऐसा लगता है जैसे 2 डिफरेंट लोगों ने ये पेपर लिखा हुआ है। आपने कंसिस्टेंट रहना है, इसलिए हर क्वेश्चन का टाइम जो है बस उसको उतना टाइम एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप 1.8 से मल्टीप्लाई करें अपने मार्क्स को, 1.5 से मल्टीप्लाई, ताकि क्लोजिंग टच के लिए भी एंड पे 20-25 मिनट आपके पास हो। उस टाइम पे आपका दिमाग उसकी वर्किंग कर चुका है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारी चीज से नवाजा, वैसे तो सारी प्यारी हैं, लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग की सलाहियत रखी है ना, यकीन करें इसका कोई तोड़ नहीं। आपको नहीं पता कि आपका दिमाग किस हैसियत पे काम कर सकता है, क्योंकि आपने इसको यूज नहीं किया।
आप इसको एक क्वेश्चन दिखा के आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, आप ना सॉल्व करो, ये कर रहा होता है कि यार मैंने कहीं तो पढ़ा था, इसे खटक रही होती है वो बात कि मुझसे ऐसे कैसे चली गई। जब आप वापसी आते हैं ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है, तो यार मैंने तो इस पे बस ये करना था, क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर स्टार्ट में बैठे रहो, कभी नहीं क्वेश्चन होने, टाइम दो। आपका दिमाग, आप ना भी सोचो ना उस क्वेश्चन को, आपका दिमाग उसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है, बैकग्राउंड वर्किंग चल रही होती है उसकी। दोबारा आके सिर्फ एक नजर देखते हो, कहते हो यार बस इतना कुछ करना था मैंने, आपके फुल मार्क्स हैं। बेटा आपने ये आदत जरूर अपनानी है। यकीन करें नॉलेज है जरूरी, लेकिन नॉलेज के अलावा बाकी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है आपको पास कराने की, आपको आगे लेकर जाने के लिए। तो आपने यहाँ पर देखा, ये टोटल आपको बैलेंस मिल गया। उसके बाद आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, ये हो गया। द कंपनी आल्सो मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 शेयर फॉर 1 ऑलरेडी, मतलब जिसके पास पहले से एक था उसको 2 मजीद शेयर दे दिए, जिसके पास 100 थे उसके पास 300 शेयर हो गए हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आप देखें सिंपल क्या करना है, फॉर द ईयर प्रॉफिट ये लिख दिया। उसके बाद आपने कैश डिविडेंड जो दिया और डिक्लेयर कर दिया, बस ये माइनस कर दो, इसमें से कैश डिविडेंड था हमारे पास। फिर आपने क्या किया, बोनस इशू, बोनस इशू टोटल मेरे पास कितना था 300 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, मतलब आपने सॉरी ये 3000 है, 6000 न्यू शेयर इशू कर दिए, मतलब जिसके बाद 3000 शेयर थे अब उसके पास 9000 शेयर, ये देखो ये 9000 टोटल शेयर। और ये हमारे पास बोनस है, तो इस वजह से यहां से ये देखें उसने क्या आपको वैल्यू बताई, कंपनी आल्सो मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 शेयर फॉर, बेटा बोनस इशू है, बोनस डिविडेंड नहीं है। फर्क पड़ा था इसमें कि बोनस इशू हो तो पहले शेयर प्रीमियम को चार्ज करना, ऐसा था ना, और अगर कोई अमाउंट फिर भी रह जाए तो रिटेन अर्निंग को जाना। बोनस डिविडेंड होता तो सारे का सारा रिटेन अर्निंग को जाता। तो आप देखें ये जो 6000 शेयर मैंने इशू किया होंगे एट अ रेट ऑफ 10, क्योंकि अब हमने पढ़ा था कि भाई बोनस इशू हमेशा अपनी पार वैल्यू पे होता है। मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना रखा हुआ है 1900, सारे का सारा, सॉरी ये शेयर प्रीमियम कितना रखा हुआ है 1900, ये तो सारे का सारा खत्म होगा। तो रिमेनिंग जो अमाउंट 4100 है किससे ली होगी मैंने, रिटेन अर्निंग से, सारा रिटेन अर्निंग को चार्ज कर दिया, गलत हो गया। बस इस बात पे फोकस रखना है कि मैंने मूव क्या करना है, मेरी मूवमेंट क्या होनी चाहिए। आपकी एक हल्की सी गलत मूव आपको चेकमेट कर देगी, बस वो चेकमेट। जैसे वो शतरंज खेलते हैं ना सोच समझ के, तो भाई ये आपके पास है गेम, आपने खुद को पास करना है, आपने खुद को फेल करना है, आप सोच लो आपने क्या। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के पास। देखें आपको ओपनिंग बैलेंस सारे बता दिए गए हैं, कंपनीज के 31 दिसंबर है। अब इसमें शेयर कैपिटल, प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस, तमाम ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पर चले जाएंगे हमारे पास। फिर ये है हमारे पास एडजस्टमेंट। अब देखा ये आया मजेदार सा जरा क्वेश्चन, अब सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी क्वेश्चन के साइज को देख के ना घबरा जाना कि यार 1.5 पेज का क्वेश्चन था, 2 पेज का क्वेश्चन था, फर्स्ट पेज कंप्लीट था, नहीं भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, बिलीव मी वो सबसे ज्यादा मार्क्स देकर जाएगा भाई, उसके मार्क्स भी तो सबसे ज्यादा हैं। सारी की सारी एडजस्टमेंट कभी भी मुश्किल नहीं होने वाली उसकी। तो अब देखें क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 इंक्लूडिंग 18, ओके। कॉलम फॉर टोटल इज, और अगर ये बात ना हो तो बेटा टोटल का कॉलम जरूर बना के देना एंड पर, लेकिन बनाना सबसे लास्ट के राइट हैंड साइड पर आपके पास एक कॉलम की जगह मौजूद, टोटल लिखा, बस टोटल करते गए लिखते गए करते गए, खाम खा के नंबर है, मुफ्त के नंबर, हाँ छोड़कर आ गए उसने 3 नंबर डिडक्ट कर रहे, क्या फायदा होगा।
कि 10 नंबर के क्वेश्चन में से और मैं 3 नंबर खाम में डिडक्ट करवा लिया क्योंकि आपने अब देखिए टोटल लिखने में मैक्सिमम 1 से 2 मिनट है, लेकिन 3 नंबर पड़े हुए हैं उसमें। ओके, अच्छा अब देखें यहां पर, तो अब क्वेश्चन में देखें आपसे क्या कहता है, कौन से बैलेंसेस दिया उसने मुझे 1 जनवरी 2018। क्या मुझे यही बैलेंस नहीं चाहिए थे भाई? बस चुप करके जाओ, फॉर्मेट बनाओ और उसमें ये सारी चीजें, भाई मैक्सिमम इतनी चीजें आ सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक कॉलम की जगह छोड़ दूंगा। मैं इसको इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करूंगा। या आप ऐसा किया करें, जैसे मिडल का पेज उठाएं, उसको ओपन करें ना, तो उसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों आपके काम आ जाए, तो दोनों के ऊपर एक ही क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। जरूरी नहीं उसकी सिंगल साइड है, आप उसको फोल्ड ना करें, आप उसको ओपन रखें फुल शीट, और फिर जाके सुकून से बनाते हैं। सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है ये। क्या आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी अच्छी खासी जगह मिल जाएगी, छोटी छोटी कैलकुलेशन, जो परसेंटेज, बोनस डिविडेंड के परसेंटेज वगैरह, उसके लिए उसी के नीचे आपको लाइन मिल जाएगी, सुकून से उधर ही वर्किंग करो, जो वैल्यू आए बिल्कुल सामने जाके लिखो। इनके बाद में 2 क्या 5 कॉलम एक्स्ट्रा कह दे, आपके पास जगह पड़ी हुई है। ओके, इस किस्म के क्वेश्चन हमेशा मिडल के पेजेस पे जाके करो, मतलब जिसमें दाएं और बाएं साइड दोनों आप लोग यूज कर सकते। इसमें इनर साइड शीट जो होती है ना, उसके पेजेस को यूज करो। क्लियर? अच्छा अब देखें यहां पर, भाई ये तो आपके सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस है, जो अमाउंट्स की राउंडिंग ऑफ वो खुद कर रहा है, आपने सेम वही करनी है। आप अपनी तरफ से चेंज ना करो, वो कर रहे हैं तो आप करो, वो नहीं कर रहा आप ना करो। उसने 1000 किया, मैं 1000 करूंगा, 1000 ही पूरे क्वेश्चन को लेके जाओ। अब ये सिर्फ ओपनिंग आपने जाके लिख लिए, ये देखें। अब बताएं इसके लिखने में कोई मसला? क्या ये सब कुछ हो गया? अच्छा ये ना, ये बेवकूफी है और वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या आप हर किसी के साथ लिख रहे हैं ₹1000 ₹1000 कुछ भी नहीं मिल रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई आप ऊपर लिखो ऑल अमाउंट्स इन ₹1000। क्लियर? एक ही मर्तबा लिखो राउंडिंग ऑफ के लिए, एक ही मर्तबा बताओ मैं कौन सी करेंसी यूज कर रहा हूं और उसकी राउंडिंग ऑफ क्या है, और पूरा क्वेश्चन उसी के मुताबिक जाके सॉल्व कर देते हैं। अब आ जाए आप लोग इसके एडजस्टमेंट के ऊपर। कहते हैं MKL revalued non-current assets on 31st December 2017। अब मैं कौन सी ईयर में मौजूद था? 18, मतलब इससे पहले रीवैल्यू हो चुका है, रीवैल्यू हो चुका है और रिवैल्यूएशन अपवर्ड है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी होगा। तो ये देखो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस 15। अब उससे पूछते हैं कि ये सिर्फ पिछले ही मतलब दिन का है सारे का सारा, या उससे प्रीवियस भी कोई रखा हुआ है? अब ये इंफॉर्मेशन वो क्यों दे रहा है हमें? क्योंकि अब मैंने ट्रांसफर करना होगा, ये चीज मैंने ट्रांसफर करनी होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। तो देखें कहते हैं रिजल्टिंग इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ रुपीज, क्या यही नहीं कीमत था अपनी, उसी की बात कर रहे हैं कि भाई ये सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस 31 दिसंबर 2017 को आया। क्या करना है? कहते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 year। MKL has a straight line method for, मुफ्त के नंबर पड़े हुए हैं भाई आपके, सिर्फ क्या करना है आपने, हर साल के एंड पर जाकर आप लोगों ने 1500 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 150। 150 रिवैल्यूएशन सरप्लस है रिटेन अर्निंग 2018 में भी और 19 में, सिर्फ इतना सा काम करना है और एटलीस्ट 2 मार्क्स आपको मिल जाने हैं इसके। क्लियर? अब ये बात आपने याद रख, क्योंकि ये बात अभी जाकर मैं अकाउंट पार नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सिर्फ याद रखनी है कि क्लोजिंग से पहले मैंने ये ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कहते हैं The board of directors of MKL has implemented policy of transferring 5% of annual profit to general reserve each year। मुफ्त के नंबर क्या चीज कहता है कि आपके पास जो आपका एनुअल प्रॉफिट आए, उस एनुअल प्रॉफिट का 5% आपने रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है हर साल, यही कुछ करो। सिर्फ ये बात याद रखनी है, क्लोजिंग से पहले ये भी ट्रांसफर करके जाऊंगा, ये 2 नंबर भी मुफ्त के पड़े उठने पर। अब आप खुद बताएं
चाहे आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं आती, कम से कम आप इतना जरूर कर सकते हैं, आप 3-4 नंबर जरूर हासिल। भाई हर क्वेश्चन आपने 40% तो बहुत इजीली दे देगा आपको, हर क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन अपना 40% इजीली देगा, कम से कम उससे वो 40% जरूर गेन कर। और जो इजी क्वेश्चन होंगे उससे पहले वो अपना 80% दे चुके होंगे, तुमने ऑन एवरेज 50% क्रॉस कर लेते हो। बस आपने इसी अप्रोच पर रहना है कि खुद को 50 क्रॉस करो। ऑलराइट, अब ये दोनों वो ट्रांजैक्शंस थी जो हर साल मैंने जाके रिकॉर्ड कर। अब वन बाय वन मैंने आगे देखना है। कहते हैं फॉलोइंग इवेंट्स हैव टेकन प्लेस इन ईयर 2018 एंड 19। अब देखें क्या कहता है, ऑन 31 मार्च 2018 मेरा अकाउंट ईयर कब स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी को। क्या हुआ, MKL इशूड राइट शेयर, 1 राइट शेयर अगेंस्ट 5 ऑर्डिनरी शेयर, मतलब 1 of 5, मतलब 20%, राइट। तो आपने ना परसेंटेज में नहीं जाना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मल्टीप्लाइड बाय 1/5 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। और आपने इसके लिए जाके इस तरह का, अब देखो कितने में, क्योंकि राइट शेयर इशू किसी भी वैल्यू पर हो सकता है। हाँ, अगर हम लोग बोनस इशू कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा अपनी बार वैल्यू पे जाता है। बोनस इशू, राइट इशू किसी भी वैल्यू पे जा सकते हैं। मेरे पास मेरी कंपनी का एक शेयर कितने का है, कितने रुपए का, 10 रुपए का है। मैंने राइट इशू कितने का किया, 20 रुपए का। भाई मुझे अब पता चल गया कि हाफ अमाउंट शेयर कैपिटल को चार्ज करूंगा और हाफ अमाउंट शेयर प्रीमियम को चार्ज करूंगा, 10-10 तो हाफ हाफ नहीं बन जाएगा। मतलब जितना शेयर कैपिटल को चार्ज करूंगा उतना ही शेयर प्रीमियम को चार्ज करूंगा। ऑलराइट, कोई इशू। अच्छा, फिर 2018 में ये काम आपने करना है। अब देखिए आपके पास ओपनिंग कितना था, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू 5,000। 5,000 ही, अब देखो मैंने अमाउंट लिए, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिए, अमाउंट लिए, तो ये 5,000 ही ऑर्डिनरी शेयर को दे दो और 5,000 ही शेयर प्रीमियम को जाके दे दो। ये लो, बहुत खूबसूरत हो कि ये आपने वर्किंग इसके साथ लिखना है, अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही लिख दो। इसके साथ जगह नहीं है, इस से नेक्स्ट लाइन पे लिख लो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, आपसे फौरन बताओ कि भाई ये इतनी अमाउंट हमारे पास। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम देखें, कहते हैं द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ MKL अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹2.25 पर शेयर फॉर द हाफ ईयर एंड डेट 30 जून 2018 में इंटरिम डिविडेंड दे दिया। कितना, 2.25। तो इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स का होना जरूरी है। अब आपने देखना है बेटा, इंटरिम डिविडेंड से पहले हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग कितनी है, ये देखी जा सकता है, ओपनिंग पे नहीं। मतलब आपने ये 25,000 रुपए के ऊपर नहीं दे देने, इंटरिम डिविडेंड से पहले नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग कितनी है, 30,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 10, 3,000 number of shares, 3,000 number of shares multiplied by amount of dividend, कितना, 2.25। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जानी है, 6750। कौन सा डिविडेंड है ये, इंटरिम कौन सा, कैश या बोनस। तो बेटा ये देखो पैसों में नहीं दे रहे, कैश है, तो इसका भाई और हमारे शेयर कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस। ये बात क्लियर हो गई। तो ये देखो 6750 रुपीज 2.25, उसके हिसाब से 6750 सिर्फ रिटेन अर्निंग में से माइनस कर। ऑलराइट, फिर अगर देखें आप लोग, आपसे ये थर्ड वाला पॉइंट भी हो गया। अब जैसे ये पॉइंट होते जाते हैं ना, इंसान में कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार आपसे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूं। अब क्या कहता है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड फॉर 2018। मुझे पता चल गया यार इसका ताल्लुक 19 से है। फाइनल डिविडेंड ऑफ 2019 में जाके रिकॉर्ड होगा, राइट। अच्छा, क्या of rupees 4.25 per share on Feb 2019, which was duly approved by the shareholders on March 21st, 2019. To the board of directors approved bonus share of 20% of the outstanding shares on June 30th, 2019, which were duly credited in the shareholders account on August 31st, 2019. इसका ताल्लुक भी 19 से है। फिर द बोर्ड, अब जब तक 18 नहीं क्लोज होगा 19 में नहीं जा सकता। तो बेसिकली मैं ये पढ़ रहा हूं कि कहीं पे कोई 18 की इंफॉर्मेशन, क्या कोई इंफॉर्मेशन रहती है 18 की? प्रॉफिट नहीं बताया अभी तक उसने मुझे। प्रॉफिट फॉर द ईयर जी, थर्ड पॉइंट में कितना प्रॉफिट था? 10.25। 10.25 जाके हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो, ऊपर उसने राउंडिंग ऑफ 1000 में की हुई थी, नीचे मिलियंस बता रहा है, तो भैया आपने अपने अमाउंट को वैसे सेट करते जाना है। 10.25 ना लिख देना, 10250 ये आके लिख दिया। अब मुझे पता था, जैसे मैंने प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट का कितना मैंने ट्रांसफर करना था? प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? तो 10250 का 5% कितना होता है? 512.5। ये आपने रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देना है, और जनरल रिजर्व में फिर मुझे पता चला 150 मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में लेकर आना है, तो आपने ये एडजस्टमेंट कर दी, आपने तमाम बैलेंसेस को क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट के लिए उसने सबसे पहले आपको फाइनल डिविडेंड बताया, कितना? 4.1। फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर आपने करंट ईयर में चार्ज करना है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। तो ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है? 30,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 4.25। अब देखें, ये भी हमारे पास कैश डिविडेंड था, शेयर रिटेन अर्निंग में से माइनस कर दो। ऑलराइट, उसके बाद उसने आपसे क्या कहा था? बोनस इशू किया, और हम लोगों ने पढ़ा 20%, और हम लोगों ने पढ़ा था बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पर होता है। और क्या पढ़ा था, कहां से ट्रांसफर होगा? शेयर प्रीमियम से। शेयर प्रीमियम ना हो तो रिटेन, ओके। लेकिन अगर ये बोनस डिविडेंड होता तो उलट है, रिटेन अर्निंग से ना हो तो शेयर प्रीमियम। क्लियर? अब यहां पर देखें जी, आप लोगों के पास आ गया 20% बोनस इशू। अब ये ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ये 20% 6000 यहां से ये शेयर प्रीमियम में से निकाल दो। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो, आपके पास इंटरिम डिविडेंड आया 1.25 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर सितंबर दिस। अब देखें, ये जो 1.25 आपने देना है बेटा, ये ओपनिंग पर नहीं देना, इस 6000 वालों को भी देना है। तो टोटल बैलेंस कितना है? 36,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 4500 रिटेन अर्निंग में से माइनस हो गए। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास यहां पर उसने आपको प्रॉफिट बता दिया 2019 का 12.5, ये जाके लिख लो। इसका 5% ट्रांसफर कर दो, 150 रिवैल्यूएशन सरप्लस वो ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर ये देखो, ये आ गए, ये प्रॉफिट आ गया, इसका 5% जनरल रिजर्व को चला गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग को आ गया। भाई 2019 का फाइनल डिविडेंड 2020 को चार्ज करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में अकाउंट फॉर नहीं होती। ऑलराइट, और आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट हो चुका है। एनी क्वेश्चन? इंटरिम डिविडेंड, हाँ जी, ये 6000 और ये जो, हाँ ये वाला, अच्छा ये टोटल बैलेंस। इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करने से पहले शेयर कैपिटल का क्या बैलेंस है? तो ये मेरे पास 30,000 तो नंबर ऑफ शेयर 3000,
तो 3 पर शेयर के हिसाब से 2.25 दे रहे हैं, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2.2। इसी तरह से बेटा जब फाइनल डिविडेंड दिया जाता है वो आपने इस ओपनिंग बैलेंस के ऊपर देना है, ठीक है। लेकिन जब इंटरिम देने लगे, अब बोनस इशू पहले कर चुके थे, अब जब इंटरिम देने लगे हो ना, वो इस बैलेंस के ऊपर। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? ये एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रेलेवेंट बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था और इसने तकरीबन तमाम चीजों को अकाउंट फॉर करने की कोशिश की है। अब इसी तरह से आप लोग अगर नेक्स्ट देखें, एग्जांपल नंबर 11, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। सोच समझ के जरा ट्राई कीजिएगा, जितना मैक्सिमम दे सकते हो मैक्सिमम देने की कोशिश करो और आप लोग इंशाल्लाह ये सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद सीक्वेंस के साथ उसकी एडजस्टमेंट्स करो। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन अपने सीक्वेंस के साथ हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कंपैरेटिव ईयर्स की जो इंफॉर्मेशन कुछ मेरे पास सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे हो, इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद जाके उसकी सोल्यूशन को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इंशाल्लाह आप ये एग्जांपल वगैरह सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रेलिवेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई 1-2 क्वेश्चन मजीद सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।